में ये पता होना चाहिए कि सारणिक को निरूपित किससे करते हैं। तो सारणिक को निरूपित करने के लिए या तो डेल्टा का चिन्ह प्रयोग किया जाता है या फिर कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं सारणिक को। जैसे आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से करते थे। ध्यान से सुने, अब मैं क्या बता रहा हूं। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से दिखाते थे। ऐसे ही सारणिक को निरूपित करने के लिए या तो डेल्टा या डी। और सारणिक का चिन्ह क्या होता है? आव्यूह का चिन्ह तो वर्गाकार कोष्ठक होता था या दो खड़ी रेखा द्विदंड भी बोलते थे। लेकिन सारणिक को निरूपित करने के लिए केवल दो रेखाएं, मतलब ये आव्यूह के चिन्ह ऐसे होते थे, इस तरह का। ये भी आव्यूह का चिन्ह है, ठीक है। ये भी आव्यूह का चिन्ह था, ये आव्यूह के चिन्ह है। लेकिन सारणिक का चिन्ह क्या होता है? दो खड़ी रेखाओं से निरूपित करते हैं। सारणिक को हमेशा दो खड़ी रेखाओं में लिखेंगे। आ गई बात समझ में? ये दो चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं सारणिक की परिभाषा क्या है। ये दो चीजें तो हमने समझ ली कि इसको डेल्टा या डी से प्रदर्शित करेंगे। तुम्हारी किताब में जितने भी क्वेश्चन है सभी में डेल्टा को लिया गया है। और सारणिक और आव्यूह के चिन्ह में क्या अंतर है? सारणिक का चिन्ह है दो खड़ी रेखाएं और आव्यूह का चिन्ह क्या है? वर्गाकार कोष्ठक होता है, ठीक है। अब अगली हेडिंग है, किसी आव्यूह का सारणिक क्या की परिभाषा है क्या? तो देखो, जैसे तुमने आव्यूह में पढ़ा था, एक आयताकार संरचना आव्यूह होता है। आव्यूह आयताकार भी होता है, आव्यूह वर्गाकार भी होता है। क्षैतिज अवयवों से जो बनता है उसे कहते हैं पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर अवयवों से जो बनता है उसे कहते हैं स्तंभ। तो ऐसे ही सारणिक क्या होता है? वर्गाकार आव्यूह से ही बनता है। पहली बात, सारणिक कभी भी आयताकार नहीं होगा, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर पंक्ति स्तंभ नहीं होगा। सारणिक हमेशा कैसा होगा? वर्गाकार होगा। एक बात पक्की समझ लें, इसमें जितनी पंक्तियों की संख्या होगी उतनी ही स्तंभों की संख्या भी होगी। तो सारणिक वर्गाकार आयत में से ही बनते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है कि तुमने ये पढ़ा कि प्रत्येक आव्यूह एक संरचना है और आव्यूह का जो प्रारूप है वही रहता है, आत्मक रूप में सॉल्व होके नहीं आता है। तुम सोचो कि आव्यूह का कोई मान निकलता, आव्यूह का जो प्रारूप है वही रहेगा। वर्गाकार है वर्गाकार रहेगा, आयताकार आयताकार रहेगा, ऊर्ध्वाधर है तो ऊर्ध्वाधर रहेगा। लेकिन उसको हम आव्यूह को आव्यूह से जोड़ सकते थे, आव्यूह को दूसरे आव्यूह में घटाया जा सकता है, आव्यूह का आव्यूह से गुणा हो सकता है। भाग होता है? भाग नहीं होता। लेकिन सारणिक में सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाती है, संख्यात्मक रूप से हल होके मान आ जाता है। कैसे आ जाता है? मान लीजिए एक आव्यूह ए बराबर व्यापक अवयव दिया है ए आई जे, और यहाँ n इंटू एन लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसकी कोटि n है। ये कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह है तो इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या कितनी है? n बराबर। तो कि इस वर्ग आव्यूह के मान को संख्यात्मक रूप से निरूपित करने वाली जो पद है उसे क्या कहते हैं? सारणिक। एक निश्चित संख्या, चाहे वो वास्तविक हो या सम्मिश्र, आव्यूह के मान को प्रदर्शित करती है, उसे आव्यूह का क्या कहते हैं? सारणिक। और आव्यूह के सारणिक को दो खड़ी रेखाओं में आव्यूह ए या डिटर्मिनेंट ए से निरूपित करते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से समझा दूंगा। जैसे एक आव्यूह है वर्गाकार आव्यूह, कोटि क्या है इसकी? 2 गुणा 2। तो अगर इस आव्यूह पे दो खड़ी रेखाएं लगा दें तो ये क्या हो गया? सारणिक। और चिन्ह भी घटा के आव्यूह की जगह किसका लगेगा? सारणिक का लगेगा। तो ये क्या हो गया? इस आव्यूह का सारणिक। आगे चल के इस सारणिक को प्रसार करने का तरीका अगले स्टेप में ही बताने वाला हूं
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 का गुणा 4 में हो जाएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस लगेगा और 3 का इंटू 2 में हो जाएगा। तो ये 4 - 6 से क्या आया? तो अब मुझे बताओ ये एक संख्यात्मक मान है कि नहीं? और ये संख्यात्मक मान क्या प्रदर्शित कर रहा है? इस आव्यूह के सारणिक के मान को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने परिभाषा क्या पढ़ी कि वह निश्चित संख्या जो किसी आव्यूह के संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करती है उसे आव्यूह का क्या कहते हैं? सारणिक। ठीक है, तो सारणिक जो होता है वो एक निश्चित संख्या होती है, जबकि आव्यूह एक संरचना होता है। सारणिक भी संरचना है लेकिन वो हल हो जाता है, इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करके क्या आ जाता है? इसका मान निकल आता है। ये किस कोटि का लिया था मैंने? द्वितीय कोटि, 2 गुणा 2। अब एक यहाँ प्रथम कोटि का आव्यूह भी लिखा है, तो जैसे एक आव्यूह मैंने लिख दिया b बराबर, आव्यूह में एकल अवयव आव्यूह ले लिया, क्या लिखा है? 125। कितनी पंक्ति कितने स्तंभ? तो वर्गाकार है कि नहीं है? अगर मैं इसका सारणिक भी लेता हूं तो आव्यूह का चिन्ह हटके क्या लग जाएगा? सारणिक। और इसके सारणिक का संख्यात्मक मान कितना आ जाएगा? 125। तो ये जो संख्यात्मक मान है इस आव्यूह के मान को निरूपित कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सारणिक। यानी सारणिक एक निश्चित संख्या होता है, एक व्यंजक होता है, और उस व्यंजक का जो संबंध है वो किससे होता है? वर्गाकार आव्यूह से। ये भी वर्गाकार है, ये भी वर्गाकार है। समझ गए इतनी बात? यहाँ पे ये जो भाषा लिखी है वो मैंने उदाहरण से समझा दी तुमको। और यहाँ पे ये प्रथम कोटि का आव्यूह है A11, तो इसके सारणिक का मान क्या हो जाएगा? A11। जैसे मैंने यहाँ 125 लिखा तो सारणिक B का मान क्या हो जाएगा? 125। आ गई बात समझ में सभी को? ठीक है, ये दोनों हेडिंग कर लें। ध्यान से, ये आव्यूह दिया है, इसकी कोटि क्या है? 2 गुणा 2। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ में, कुल अवयव कितने हैं? 4। जितने भी सारणिक होते हैं उसके लिए आव्यूह कैसा होना चाहिए? वर्गाकार। वर्गाकार आव्यूह के सारणिक का ही अस्तित्व होता है। ऐसे आव्यूह जो वर्गाकार नहीं है, क्या आप उनके सारणिक निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अस्तित्व नहीं होगा। तो अब अगर हमें इसका है, ये आव्यूह था, ये क्या है? इसका सारणिक। सारणिक है तो सामने क्या लिखा है? डेल्टा। आव्यूह था तो चिन्ह क्या लगा था? वर्गाकार कोष्ठक। सारणिक के लिए क्या चिन्ह लगा है? 2 खड़ी रेखाएं। अब इसमें तुम्हें ये व्यापक अवयव तो याद ही होंगे, A11, A12, A21, A22। प्रसार कैसे करते हैं? मुख्य विकर्ण जानते हैं क्या? मुख्य विकर्ण कौन सा है? A11, A22 वाला। तो पहले मुख्य विकर्ण के अवयवों का क्या हो जाएगा? गुणा। मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा? माइनस का चिन्ह लगेगा सूत्र का। ये फॉर्मूला सूत्र में माइनस है, ये एक तरफ का गुणा करो फिर क्या लगा दो? माइनस। और दूसरे तरफ का करो तो A21 इंटू A12। आज में अच्छा, अब ये बताओ इन दोनों का अगर आगे पीछे मान लिख जाए तो गलत है क्या? अच्छा, इन दोनों का 21 और 12 की जगह बदल जाए तो गलत है क्या? और अगर ये पूरा पलट जाए, ये बाद में पहुंच जाए और दूसरे पद पहले, तो गलत है? तो गलत है, क्योंकि ये पूरा पलट जाएगा तो इसका मतलब चिन्ह बदल गया। तो शुरुआत गुणा की किधर से करनी है? मुख्य विकर्ण से। एक तरफ के दोनों अवयवों का गुणा करेंगे, गुणा करके क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद फिर दूसरे तरफ का गुणा करेंगे। ऐसे ही तो करके दिखाया था अभी मैंने, नहीं दिखाया था?
जैसे एक उदाहरण और ले लेते हैं इसके लिए। मान लो ए बराबर आप व्यू दिया है, ये दिया है। अब इस आप व्यू का क्या ले लिया, सारणिक। तो सारणिक में लिख देंगे ऐसे, ये सारणिक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए, या सारणिक है। और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। ये सभी सारणिक है, बस आव्यूह के केस में ये लिखते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे, बताओ। पहले किसका आएगा गुणा, 10 × 7, फिर फॉर्मूले का एक तरफ का गुणा करके सूत्र का माइनस, अब दूसरे तरफ का गुणा, 8 × 9, तो ये आ गया 70 - 72। तो इसका मान क्या आ गया, -। आ गया समझ में। चलो, प्रथम कोटि का देख लिया, द्वितीय कोटि का देख लिया। अब हम किसका देखेंगे कि तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, तृतीय कोटि के आव्यूह का सारणिक के लिए इसमें यह आव्यूह ए नजर आ रहा है सभी को। इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां और स्तंभ में, 3 पंक्तियां 3 स्तंभ। तो इसकी कोटि क्या हुई, 3 × 3। सामने नहीं देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट, इधर देखें। अब यदि मैं के सारणिक का मान निकालना चाहता हूं डेल्टा का, तो इसको मुझे सारणिक के चिन्ह में लिखना होगा। सारणिक के चिन्ह में लिखा ये 2 खड़ी रेखाओं में, ये अवयव पहचानते हैं क्या आप सभी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। क्षैतिज अवयवों से बनी रेखाएं क्या कहलाती हैं, पंक्तियां। ऊर्ध्वाधर अवयवों से बनी ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, स्तंभ C1 C2 और C3। तो अब मैं तुम्हें यहाँ ये बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रसार है वो 6 तरीके से, 6 विधियों से हो सकता है। 6 प्रकार से कैसे हो जाएगा, R1 से, R2 से, R3 से, 3 तो ये, C2 से, C3 से, यानी तीनों पंक्तियों से कर सकते हैं और तीनों स्तंभों से। कुल कितने तरीके से, 6 प्रकार से इसका प्रसार हो जाएगा। और किसी भी प्रकार से करो, उत्तर सभी से क्या आएगा, एक समान। तो पहले मैं तुम्हें प्रसार किससे सिखा रहा हूं, R1 से। R1 से प्रसार करने के लिए पहले तुम्हें चिन्हों को समझना होगा। R1 में कितने अवयव हैं, 3। तो इन तीनों अवयवों में जो चिन्ह लिए जाएंगे वो ध्यान रखना। पहला अवयव प्लस का, दूसरा अवयव माइनस का, तीसरा अवयव प्लस का। ऐसे ही R3 में पहला अवयव प्लस, फिर प्लस। ऐसे ही C1 में प्लस माइनस प्लस में, समझ गए। जो किनारे वाले हैं ना चारों, R1 R3 और C1 C3, इनके चिन्ह क्या रहेंगे। R1 का जैसे मैं बता दूं यहां पे प्लस माइनस, और R3 का भी। लेकिन जो बीच वाले दोनों हैं, कौन से हैं बीच वाले, R2 और C2। तो ये R2 का जो चिन्ह है ना वो उल्टा रहेगा, माइनस प्लस। ध्यान रखोगे क्या, समझ गए ये वाली बात। R1 और R3 में अवयवों के चिन्ह कैसे, प्लस माइनस प्लस। R2 में चिन्ह कैसा, माइनस प्लस माइनस। ये पहला अवयव प्लस का, दूसरा, तीसरा प्लस का। तो ये किस किस में रहना है, R1 में, R3 में, C1 में, C3 में।
और उल्टा किस में रहना है, बीच में, R2 में और C2 के लिए थोड़ी जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। अब प्रसार सीख लो। तो ये चिन्ह समझ में आ गए। अब R1 से प्रसार कर रहे हैं तो R1 के तीनों अवयव नजर आए तुमको, कौन कौन, A11 A12। सबसे पहले मैं पहला अवयव लिखूंगा, कौन है पहला अवयव, कैसा लेंगे इसको, प्लस का। और जो A11 लिखा है उसको कॉलम और रो से छुपा लेंगे। A11 को किससे छुपाएंगे, कॉलम से। और क्या चार मान नजर आ रहे हैं, तो ये चारों मान एक द्वितीय कोटि का सारणिक होगा। ये द्वितीय कोटि का सारणिक लिख लिया। अब दूसरा अवयव क्या है, दूसरा अवयव क्या है, ये कैसा रहेगा, माइनस का। दूसरा अवयव लिखा माइनस का, इसको भी छुपा लें कॉलम से, छुपा लिया। फिर चार मान दिख रहे हैं क्या, देखो ये चारों मैंने लिखे हैं क्या इधर, देखना यही चारों लिखे हैं, 2 1 2 3 3 1 3 3 लिख गए। अब इसका तीसरा अवयव कौन है R1 का, A13। ये कैसा रहेगा, प्लस का माइनस का, प्लस का। पहला प्लस, दूसरा, तीसरा प्लस। A13 छुपाएंगे कॉलम से, रो से। फिर देखें चार मान, चारों मान ये लिखे हैं। अब ये जो चारों मान थे इनका क्या किया हमने, इनका क्या करा, प्रसार। और प्रसार कैसे होता है इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई। A22 A33 माइनस A32, सही लिखा है। फिर इधर देखो इन दोनों का देखो, A21 A33, फिर सूत्र का माइनस A31 A23। फिर तीसरा अवयव इसका देखो, A21 A32 माइनस A31 A2। समझ गए क्या। अब किससे सीखेंगे प्रसार, R2 से सीख लो। ये तो तुम्हें विधिवत बताया गया कि ऐसे द्वितीय कोटि का सारणिक छुपाने से बचता है, फिर उसका प्रसार। अब सीधा गुणा करेंगे, इस बार डायरेक्ट गुणा करेंगे। ये गोले तो समझाने के लिए थे, इनको हटा देते। देखो अब प्रसार किससे किया जा रहा है, R2। R2 नजर आ रहा है, R2 का पहला अवयव कैसा लिखा, माइनस। A21 नजर आया सभी को, क्या करेंगे, A21 को कॉलम रो से छुपाओ जरा, कॉलम से और ये रो से। दिख रहे हैं क्या चार मान, क्या होगा इन चारों मानों का, हाँ, कॉलम से और ये रो से दिखे चार मान, इनका क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। क्या होगा करो, A12 A33 माइनस A32 A13। अगला अवयव प्लस का, कौन, A22 लिखा है, सही लिखा है, छुपाएं कॉलम से, रो से। बीच के कटेंगे, होने वाले आएंगे चारों, तो A11 इंटू, फिर सूत्र का माइनस A31 इंटू A13। अब तीसरा मान कैसा रहेगा, माइनस प्लस, माइनस का लिखा है, इसको छुपाओ कॉलम से, रो से, कॉलम से, रो से। देखिए ये चारों, A11 A32 माइनस A31 A1। अभी भी नहीं समझे क्या, समझ गए, तो इसको कर लें। और अभी इसके ये व्यापक रूप में लिखा है, संख्यात्मक रूप में सरल हो जाएगा। सारणिक के प्रसार का एक और नियम है, क्या बोलते हैं इसको,
सारस नियम। तो सारस नियम के द्वारा कैसे होता है जरा देख लें। देखो यहाँ पे सारस नियम के द्वारा प्रसार, यहाँ पे A11 होगा। तृतीय कोटि का सारणिक लिखा है कि नहीं? इसी को फिर से लिख दिया, एक बार और लिख दिया। और लिखने के बाद अब इसके पहले अविकर्ण बनाया तो ये बनेगा, यहां से मुख्य विकर्ण बनेगा कि नहीं ये वाला? तो A11 A22 A33, ठीक है। फिर प्लस दूसरे अवयव से मुख्य विकर्ण बनाओ, बनाओ A12 A23 बन गया। फिर प्लस तीसरे विकर्ण से मुख्य, तीसरे अवयव से बनाओ A13 A21 बन गया। इधर वाले मुख्य विकर्ण वाले क्या रहेंगे? प्लस के। अब दूसरी तरफ के, अब इधर वाले सारणिक से शुरू करो, दूसरी तरफ के विकर्ण लो। क्या लोगे यहां से? A11 A23 A32। अगला क्या लेंगे? A12 A21 A1 A33। फिर क्या लेंगे? A13 A22 A2 A13। अच्छा एक यहाँ पे लिखा नहीं है, क्या आएगा अगला? क्या आएगा? A13 A22 और A31, ठीक है। ये कौन सा नियम है? सारस नियम के द्वारा। इसको मैं एक उदाहरण से बता देता हूं तुमको। देखो जैसे डेल्टा का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब सारस नियम से इसको हल करना है तो इसको दो बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लिख लिया। अब यहां से गुणा होगा ऐसे, करो गुणा, देखना 1 इंटू 5 इंटू 9, फिर प्लस 2 इंटू 6 इंटू, और फिर प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8। अब माइनस दूसरी तरफ से 1 इंटू 6 इंटू 8, फिर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 9, फिर माइनस 3 5 7। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आठवीं हेडिंग क्या है? इसमें हम ये सीखेंगे कि द्वितीय कोटि के सारणिक का उप सारणिक कैसे निकाले जाते हैं और सेखंडज कैसे निकाले जाते हैं। उप सारणिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनर्स। और सेखंडज को क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। इसलिए माइनर्स को निरूपित करने के लिए MIJ और फैक्टर सेखंडज को निरूपित करने के लिए CIJ का उपयोग करेंगे, ठीक है। माइनर्स उपसारणिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइनर्स। तो निरूपित किससे करेंगे? M से, कैपिटल M से। और सेखंडज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफैक्टर्स। तो उसको किससे निरूपित करेंगे? पहला लेटर ले लेंगे इसका C से। अच्छा कभी कभी किताब में सेखंडज को कैपिटल A से भी निरूपित किया है, तो वो तुम समझ जाना, लिख के देंगे कि यहाँ सेखंडज A से निरूपित हो रहे हैं या C से हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, ये IJ क्यों लगा हुआ है? तो ये व्यापक अवयव दिख रहा है आपको यहाँ पे बेटा, AIJ। I और J को क्या बोला जाता है? A का अनुलग्नक। क्या बोला जाता है? अनुलग्नक। सभी नहीं बोल रहे हैं, मेरी बात रिपीट नहीं करी तुमने।
क्या बोलेंगे? आई अनुलग्नक बोलोगे, इसका ये मतलब निकलता है कि सुन पाओगे, समझ पाओगे तभी तो बोलोगे। अब कईयों ने बोला नहीं तो मुझे समझ आ गया कि उनने या तो सुना नहीं है या उनके समझ में नहीं आया कि उसको पढ़ क्या रहे हैं। क्या पढ़ते हैं? अब आ गया समझ में? अनुलग्नक पढ़ते हैं। तो ए आई जे का अनुलग्नक आई जे है, तो उपसारणिक क्या हुआ? एम आई जे। और सेकंड क्या हुआ? सी आई जे। एक संबंध होता है एम आई जे और सी आई जे, यानी कि उपसारणिक और सेखंडज में एक संबंध होता है। फॉर्मूला क्या है? सी आई जे बराबर -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। रिपीट करें मेरे साथ एक बार। सी आई जे इक्वल टू -1 की आई प्लस जे इंटू एम आई जे। ये संबंध है। अगर कभी भी एम यानी कि उपसारणिक का मान पता हो और सेकंड निकालना हो तो हम यही वाला सूत्र प्रयोग करेंगे। ठीक है? और इसके आगे क्या है, सुनते जाओ, समझते जाओ। जैसे यहाँ A11 लिखा है, तो इसका उपसारणिक क्या होगा? M11। सेकंड क्या होगा? C11। इसका उपसारणिक M12। सेकंडज C12। इसका उपसारणिक M21। सेकंड। इसका उपसारणिक M22 और सेकंड C22। इतनी बात सबको आ गई समझ में? अब ज्ञात कैसे करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। सवाल आएगा इसी पे। यहाँ पे हम ये निकालना सीख रहे हैं, ये कितने कोटि का सारणिक है? द्वितीय कोटि। दो हैं, दो कॉलम हैं और चार अवयव हैं। तो अब मैं आपको बेटा यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि उप सारणिक कैसे निकालते हैं। उप सारणिक निकालना सिखाते हैं। तो सबसे पहला A11 का उपसारणिक किससे प्रदर्शित होगा? M11। आता कैसे है? ये इसके विकर्ण में जो अवयव लिखा होगा ना, वही इसका मान होता है। जैसे 11 है ना, तो A11 कॉलम रो से छुपाओ, कॉलम से और रो से। दिख रहा है कोई मान? कौन सा? A22। वही क्या है इसका? उपसारणिक। एक तरीका कॉलम रो को छुपा के देख और दूसरा तरीका डायरेक्ट देखने का। जैसे A11 का उपसारणिक निकाल रहे हैं तो क्या ले लेंगे? उसके विकर्ण का अवयव। अगला A11 के बाद A12 का उपसारणिक किससे प्रदर्शित करें? M12। क्या करेंगे? A12 के विकर्ण का मान क्या है? कोई दिक्कत? अगला A21 का उपसारणिक M21 क्या होगा? A21 के विकर्ण में A12। बस तुम्हें पोजीशन नंबर पता होना चाहिए। A22 का उपसारणिक M22 क्या होगा? A11। ये चारों तुम्हें निकालना आ गए। क्या है ये हमने क्या निकाले हैं? इसके उपसारणिक। अब मैं बेटा आपको यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ? इसके सहखंडज चलिए सहखंडज निकालना सीखते हैं। उपसारणिक सीख गए सब। अब सहखंड निकालने के लिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ के बताया, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। सी आई जे बराबर -1 की घात में आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो अगर मैं पहला A11 का सहखंड निकालता हूं, तो A11 का सहखंड निरूपित किससे करेंगे? C11। फॉर्मूला ये वाला बनाइए, -1 की पावर 1+1। अरे यहाँ आई जे था कि नहीं? तो पावर में आई जे इधर क्या है? तो -1 की पावर 1+1 इंटू
M11 कोई दिक्कत है? दिक्कत? अच्छा, -1 की घात 2, तो -1 का वर्ग करें तो +1 आएगा कि -1? +1। और M11 का मान कितना है यहाँ पे? A22। तो इसको सॉल्व करके कितना मिल गया? A22। किसका सेकंड निकाला? A11 का। और सीखो, A11 के बाद अब किसका निकालेंगे? A12 का सेकंड। फॉर्मूला बनाना सीखिए। T12 फॉर्मूला -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। -1 के बारे में सीख लो कि अगर विषम घात है तो क्या होगा? माइनस। सम घात है तो? अच्छा एक बात बताओ, -1 को 2 बार गुणा करें तो क्या होता है? और 3 बार करें तो? और 4 बार करें तो? और फिर 5 बार करें, यानी तो प्लस, और विषम बार करते हैं तो? इस बात से कोई परेशानी किसी को नहीं है? तो ये -1 की पावर कितनी हो गई टोटल? तो विषम घात है तो क्या होगा? -1। M12 बताइए। ये 1 2 के विकर्ण वाला मान A21, -1 का गुणा होगा तो माइनस का आ गया समझ में, A11 का आ गया, A12 का। अब किसका निकालूं? A21 का सेकंड। फॉर्मूला बनाएंगे A21 का। T21 -1 की पावर 2 + 1 इंटू विषम घात -1, और 21 का मान M21 A21 के विकर्ण में A12, तो ये -A12। कोई दिक्कत? अगला चौथा A22 का सेकंड। किससे प्रदर्शित कर दें? T22 फॉर्मूला बनाइए। बनाओ सभी। -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। -1 की पावर कितना हुआ? 4। कैसा है? प्लस माइनस? 4 बार गुणा प्लस का बनाएगा। और M22 का मान A22 के विकर्ण में क्या लिखा हुआ है? A11। तो इसका आंसर ये। इसके इस प्रकार हमने ये चारों सेकंड और चारों उपसारणिक ज्ञात कर लिए। तुम्हें आ गए? ये अभी सूत्र समझाया गया है। इसके सवाल भी होंगे, प्रश्नावली अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसको फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आगे। उपसारणिक और सेकंडज अभी हमने थोड़ी देर पहले किसके निकाले थे? द्वितीय कोटि के। अब हम किसके निकाले? तृतीय कोटि के। तो तृतीय कोटि के निकालना सिखाते हैं तुमको। पहले पहले हम क्या निकालेंगे? उपसारणिक निकालेंगे पहले। चलिए सीखिए बेटा। पिछले सवाल में कितने अवयव थे सारणिक में? तो कितने उपसारणिक और सेकंड निकले थे? 4 4। अभी कितने अवयव नजर आ रहे हैं? तो यहाँ पर उपसारणिक भी कितने आएंगे? 9। और सेकंड? 9 सेकंड आएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। पहला A11 का उपसारणिक, इस बार विकर्ण में कोई अवयव नहीं दिखेगा। M11 से निरूपित करा। क्या है कि A11 के विकर्ण में तो 2 2 मान है, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जो सही प्रक्रिया है वो ये है कि इसको रो और कॉलम से छुपाइए। किसे किसको छुपाएं रो कॉलम से? A11 कॉलम से, रो से। क्या 4 मान नजर आ रहे हैं? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले मुख्य विकर्ण का करना, A22 इंटू A33, फिर फॉर्मूले का माइनस इन दोनों का हो गया। अब दूसरी तरफ का करो,
A32 इंटू A23 किसका उपसाणिक आ गया? A11 का। अब अगला A12 का उपसाणिक M12, बताओ किसे छुपाएंगे? पहले सीख लो फिर नोट करना, नोट बाद में करना है। A12 छुपाएंगे, बताओ क्या आएगा? A12 ऐसे नजर से ही काट दिया करो, ये कटा वो कटा, ऐसे A12 कॉलम से दिख रहे हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा? A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। कोई दिक्कत बताइए? अगला सीख जाओगे अभी सारे। A13 का उपसाणिक M13, ये रहा A13, छुपाएंगे कॉलम और रो से। कॉलम से चार मान आ रहे हैं, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। कोई दिक्कत? और सीख लो, बिल्कुल नजर यहीं रखें, सारे हो जाएं उसके बाद नोट करेंगे। अब A21 का उपसाणिक किससे निरूपित किया? M21, किसे छुपा लें? कॉलम रो से किसे छुपा लें? A21 कॉलम से छुपा लिया और रो से। नजर आए चार मान, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा? A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। अगला A22 का ठीक बीच में है A22, कॉलम रो से छुपाएंगे इसको, बीच में प्लस बना देंगे, प्लस बन गए, कट गए। तो ये कॉर्नर वाले ही तो हैं चारों, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। A22 के बाद बारी किसकी? A23 का उपसाणिक M23। 23 वाला अवयव नजर आ रहा है, कॉलम रो से छुपाइए, कॉलम से रो से, क्या दिख रहा है? कॉलम रो से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कहाँ ध्यान है? तो फिर ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है। मैं पूरा, तो जब हमने A23 का उपसाणिक निकालेंगे ना, तो वो M23 से निरूपित होगा, और उसके लिए A23 छुपाएंगे कॉलम से रो से। तो A11 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A12, A2। अब A31 का उपसाणिक M31, छुपा लो A31 कॉलम से रो से। A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। A32 का उपसाणिक M32, A32 छुपाएंगे कॉलम से रो से। A11 इंटू A23 माइनस A21 इंटू A13। A33 का उपसाणिक M33, क्या? कॉलम से रो से। A11 A22 माइनस A21, आ गए 9 उपसाणिक। अब किसकी बारी? सेकंड निकालेंगे 9 इसके, देखो 9 सेकंड निकालते हैं।
देखिए सीखिए। पहला, A11 का सेकंड, C11 फॉर्मूला बोलो, भूल गए इतनी जल्दी? -1 की पावर 1+1 का स्क्वायर +1। और M11 के लिए A11 छुपाओ कॉलम से, रो से क्या आएगा? A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू, समझ गए क्या? A11 के बाद A12 का सेकंड, C12 का फॉर्मूला -1 की पावर 1+2 इंटू M12 विषम घात। और M12 के लिए इसको छुपाओ, A12 को कॉलम से, रो से क्या आएगा? A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू, अगला माइनस अभी गुणा नहीं करना है, ऐसे जब हम लोग संख्याओं में हल करेंगे तो गुणा भी होगा, घटाया भी जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सब होगा, बाद में होगा। अगला A13 का नंबर आ गया, फॉर्मूला बोलो, -1 की पावर 1+3 इंटू M13, समघात को +1 लिख लूं, और M13 की प्रक्रिया वही है, A13 कॉलम से, रो से, चार मान नजर आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू, नेक्स्ट A21 का उपसाणिक, T21 का फॉर्मूला -1 की पावर 2+1 इंटू M21 विषम घात, M21 21 के लिए A21 छुपाओ कॉलम से, रो से क्या आएगा? A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A32 इंटू A, क्या बाकी के 5 तुम निकाल लोगे? अब तुम्हें कौन कौन से निकालने हैं? C22, C23, C31 निकाल दोगे? चलो कर दो। स्थानिक का मान कैसे निकलता है? तो सेकंड होते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C3। अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा, देखो क्या लिख रहा हूं मैं। यदि किसी पंक्ति यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को उसी पंक्ति या स्तंभ के उसी पंक्ति या स्तंभ के तहखंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाए, तहखंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाए, तो ऐसा व्यंजक डेल्टा के
मान के बराबर होता है। समझ गए? क्या समझे समझाओ। कि अगर R1 के सेकंड ले लोगे, C11, C12, C13, और R1 के ही अवयव ले लोगे, A11, A12, A13, तो कौन सी पंक्ति से लिया है ये मैंने? R1 से। तो ये किसके बराबर होगा? डेल्टा के, सारणिक के मान के बराबर। ऐसे ही एक फॉर्मूला और बना के दिखाया गया है यहाँ पर तुम्हें। ये किसके परते बनाया है? C1 के परते। C कौन है? A11, A21, A31, और इसके अवयवों में ही गुणा किया है किसका? इसी के सेकंडों का। बात समझो। R1 के अवयव लोगे तो सेकंड किसके लोगे? R1 के। C1 के अवयव लोगे तो सेकंड किसके लोगे? मतलब इधर 1 1 तो इधर भी 1 1, इधर 1 2 तो इधर 1 2, 1 3 तो 1 3, 1 1 2 1 तो 2 1 3 1, तो ये मान किसके बराबर होता है? डेल्टा के। ये गुणनफल का योगफल क्या होता है? डेल्टा। इसमें एक फॉर्मूला और जोड़ के समझा दें, आगे लिखा होगा तो ठीक है, नहीं मैं लिखूंगा फिर। एक और फॉर्मूला नोट डाल के लिखेंगे यहाँ पे। क्या लिखेंगे इसमें नोट डाल के? कि अगर R1 के अवयव ले लिए, अवयव किसके ले लिए? R1 के, और सेकंड R2 के ले लिए, C21, A12, C22, A13। इधर अलग अलग हो गए हैं क्या? तो ये गुणनफल का योगफल क्या होता है? 0। समझ गए? और एक पॉइंट बना के दिखाता हूं। जैसे C2 के अवयव ले लिए, A12, और सेकंड C3 के ले लिए, C13, A22, C23, A32। एक लाइन में पूरी बात बोलें तो क्या बोलेंगे? कि अगर ये मान तुम्हें समान लगे, जिस रो के अवयव है उसी के सेकंड है, तो ये क्या है? डेल्टा। और अगर इसके साथ दूसरे ले लिए तो ये क्या है? दोनों पे ऑब्जेक्टिव आ चुका है एक एक नंबर का। ठीक है, इसको नोट कर लो। हेडिंग नंबर 11 में हमें ये देखना है कि सारणिक के पदों में त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। 11th क्लास में एक फॉर्मूला होता था, अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला त्रिभुज का 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 होता है। ये 11th क्लास का है। अगर यही फॉर्मूला सारणिक के रूप में पढ़ना हो तो ये फॉर्मूला सारणिक के रूप में त्रिभुज के क्षेत्रफल का होगा 1/2 सारणिक में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और यहां पर ये जो निर्देशांक होंगे ये क्या होंगे त्रिभुज के? जैसे ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है, मान लीजिए त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। तो शीर्ष ए के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या है? x1 y1, बी के क्या है? x2 y2, और सी के क्या है? तो अगर त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक तुम्हें ज्ञात हो और क्षेत्रफल निकालना है, फॉर्मूला बड़ा आसान है। 1/2 सारणिक में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। नहीं आया समझ में? याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। 1/2 आएगा, सारणिक में क्या आएगा? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इतनी बात समझ में आ गई? किसका फॉर्मूला है ये? त्रिभुज का क्षेत्रफल का,
जब उसके जब उसके शीर्षों के निर्देशांक पता हो। तो शीर्षों के निर्देशांक ये दिए रहेंगे तुमको, ठीक है। अब इसमें एक नोट लिखा हुआ है, इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं, नोट भी कह सकते हैं। किस बात का नोट है ये? तीन बिंदुओं के संरेख होने की शर्त है। अगर दो तरह के सवाल आएंगे एक्सरसाइज में, एक जिनमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, दूसरा जिनमें हमें बिंदुओं को क्या करना होगा, संरेख। तो अगर तीन बिंदु है कोई जिनके निर्देशांक क्या है, तीन बिंदुओं के निर्देशांक क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन बिंदुओं के निर्देशांक हैं। और आपको ये सिद्ध करने के लिए बोला जाए कि सिद्ध करो बिंदु कैसे हैं, संरेख, तो तुम तो जानते ही हो, ऐसे बिंदु जो एक सरल रेखा में स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। तो अगर बिंदु संरेख हमें सिद्ध करना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और अगर वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0, तो सिद्ध हो जाएगा कि बिंदु संरेख है। यहाँ लिखा है ना कि बिंदु ए बी तथा सी संरेख होंगे यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही है क्या, इसके बराबर में मैंने क्या लिया है बेटा, 0 ले लिया। 2 का 2 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 में। तो शर्त क्या बन के आ गई संरेख की, बोलो। सारणिक में x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। कभी ऑब्जेक्टिव आया है कि बिंदु ए बी सी संरेख होंगे यदि डैश डैश डैश, तो उसमें ये फॉर्मूला भरना है। कभी सवाल आया है कि बिंदु संरेख है तो के का मान बताओ, तो तुम लिख लेना बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0, और क्षेत्रफल को 0 कराओगे तो किसका मान आ जाएगा, के का। अगर क्षेत्रफल निकालने को कहें तो ये फॉर्मूला है, और अगर वो कहें सिद्ध करो संरेख है, तो संरेख सिद्ध करने के लिए भी आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल ही निकालेंगे। और अगर वो क्षेत्रफल हल करके क्या आ गया, 0, तो क्या के बिंदु संरेख है, ठीक है। तीन बिंदु हैं, उनसे या तो रेखा बनेगी या तीन बिंदुओं से क्या बनेगा, त्रिभुज। तो अगर संरेख सिद्ध करना है इसका मतलब है त्रिभुज नहीं बन रहा होगा, और त्रिभुज कब नहीं बनेगा, जब इसका क्षेत्रफल 0 आएगा। तो इसका मतलब है त्रिभुज नहीं बन रहा, और त्रिभुज नहीं बन रहा तो निश्चित रूप से क्या बन रही है, रेखा। देखो नियम को समझो, फॉर्मूले तो हो जाएंगे, नियम ये कहता है कि बिंदु संरेख की दो शर्तें हैं, या तो वो संरेख होंगे तो रेखा बनाएंगे, और संरेख नहीं होंगे तो त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बन नहीं रहा, अगर क्षेत्रफल क्या है, 0, तो अगर त्रिभुज नहीं बन रहा तो निश्चित तौर पर क्या बन रही होगी, एक। तो तीन बिंदुओं के संरेख की शर्त समझ में आ गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, तो बिंदु के संरेख। क्लियर है, समझ आ गया सभी को, ठीक है। ये इसकी हेडिंग हो गई नंबर 11। अगली हेडिंग एक इसी के इसलिए साथ में ही बता रहा हूँ, हेडिंग नंबर 12 है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अगर हमें एक रेखा का समीकरण निकालना है और वह रेखा कितने बिंदुओं से होकर जा रही है, दो बिंदु से, ये चित्र बना देना कहीं भी। ये एक रेखा हमने बना ली है, इसका समीकरण निकालना है, और ये दो बिंदुओं से होकर जा रही है, कौन कौन से, ए और बी। निर्देशांक क्या है, ए के x1 y1, और बी के, तो रेखा के समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा, यहां थोड़ा सा सुधार कर दें, x1 नहीं आएगा यहाँ, x कॉमा वाई कॉमा 1, फिर R2 में क्या आएगा, x1 y1 1, R3 में क्या आएगा, x2 y2 1। तो अगर ये सारणिक का मान क्या आता है, 0, बराबर में 0 लेके चलेंगे,
और प्रसार करेंगे, प्रसार करना तो सिखाया है ना। तो प्रसार करके एक्स और वाई में तुम्हें क्या प्राप्त होगा, एक समीकरण। और वो समीकरण ही क्या होगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। फिर से सुन लो, अगर दो बिंदुओं के निर्देशांक तुम्हें दे दें और तुमसे कहें रेखा का समीकरण निकालो, तो तुम लिखना रेखा का समीकरण बराबर, और फॉर्मूला क्या लगाओगे, सारणिक में x1 y1 x2 y2 1 बराबर 0। प्रसार, प्रसार करोगे तो x और y में क्या प्राप्त होगा, एक समीकरण जो तुम 10th क्लास में पढ़ते थे ना। कैसे समीकरण पढ़ते थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के नहीं पढ़ते थे, वैसा ही समीकरण आ जाएगा। तो वही क्या कहलाएगा, अभीष्ट रेखा का समीकरण। और ये तुम्हें दिए रहेंगे, x1 दिया रहेगा, y1 दिया रहेगा, x2 दिया रहेगा और y2। ठीक है, ये तो अभी मैंने फॉर्मूले समझाए हैं। जब सवाल करेंगे ना तो बिल्कुल बहुत व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हेडिंग नोट करें सभी स्टूडेंट्स। अगली हेडिंग नंबर 13, आव्यूह का सारणिक। 12 हेडिंग तक हो गए। अगली हेडिंग नंबर 13 है कि आव्यूह का सारणिक क्या होता है। समझिए ध्यान से, बिल्कुल आसान है। जैसे कोई वर्ग आव्यूह अगर दिया है तो उस आव्यूह को जब हम दो खड़ी रेखाओं में लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आव्यूह का सारणिक। अब ये मैंने यहाँ पर एक व्यापक रूप में लिया हुआ है वर्ग आव्यूह, जिसकी कोटि क्या है, दो। ये किस कोटि का वर्ग आव्यूह है, तृतीय कोटि का। अगर मुझे इसका सारणिक ज्ञात करना है तो आव्यूह का चिन्ह हट जाएगा और इसमें क्या लग जाएगा, सारणिक ए। सारणिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। तो इसको डिटर्मिनेंट ए लिख लो, या इसका एक चिन्ह और मैं बना के दिखाता हूं। ऐसे भी लिखते हैं क्या डिटर्मिनेंट ए को, तो ये दोनों ही एक ही बात है, जैसे लिखना चाहें वैसे लिखें। अब ये जो डिटर्मिनेंट ए है तो आव्यूह का चिन्ह हट गया और क्या लग गया, सारणिक। अब सारणिक लग गया है तो नियम किसके लगेंगे, सारणिक के लगेंगे। अच्छा एक बात और मुझे बता दें, क्या आव्यूह के प्रारूप को बदल सकते हैं, क्या हम इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आव्यूह जैसा है वैसा ही रहेगा। आव्यूह दूसरे आव्यूहों के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन तुम ये कहो आव्यूह का प्रसार हो जाए, हो जाएगा, नहीं होता है। सारणिक का होता है प्रसार, तो हमने इसका प्रसार किया। प्रसार करना खूब बढ़िया, कैसे करते हैं, मुख्य विकर्ण का गुणा फिर दूसरे विकर्ण का गुणा। तो मुख्य विकर्ण से a11 इंटू a22 माइनस दूसरी तरफ का a21 इंटू a12, यही इसका मान है। अच्छा ये चीज अगर तुम्हें ऐसे अज्ञात मान के पदों में, नियतांकों के पदों में कम समझ में आई है तो एक उदाहरण मैं ले लेता हूं इसके लिए। मान लो एक आव्यूह ए दिया है, वर्ग आव्यूह है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि इसके सारणिक का मान बताइए, तो इस आव्यूह के सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, पहले इस आव्यूह को मैं लिख लूंगा सारणिक में, ठीक है। और सारणिक में लिखेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, 4 3 2 1। अब ये सारणिक आ गया तो क्या करें, अब इसका प्रसार कर सकते हैं। तो प्रसार करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, तो 4 - 6, तो इसकी वैल्यू -2 आ गई। आंसर तो नहीं है ये, बस समझाया गया एक उदाहरण।
समझ आ गया? ये समझ आ गया अज्ञात रूप में, और उदाहरण से तो और भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या है? बहुत छोटी सी हेडिंग है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह किसे कहते हैं। देखो, कभी पेपर में कोई परिभाषा लिखने को आए, कोई खाली स्थान भरने को आए कि ऐसा आव्यूह जिसका डैश, ये लिख के खाली स्थान, उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो वो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट ए या सारणिक ए का मान क्या होता है? 0। ये डिटर्मिनेंट ए है, ये सारणिक ए बराबर 0। बात एक ही है, चाहे डिटर्मिनेंट ए लिख लो चाहे सारणिक ए लिख लो, एक ही बात है। तो मान लो तुम्हें कोई सवाल दिया जाता है ऐसा कुछ, अरे खिड़की में से क्या देख रहे हो? नीम का पेड़ है। तो कि जैसे ये आव्यूह है और मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं कि जांच कीजिए अव्युत्क्रम है या नहीं, तो तुम इसका सारणिक ले लोगे, प्रसार कर दोगे, और वो अगर 0 आ गया तो तुम कह दोगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और 0 नहीं आया, 0 छोड़ के कुछ भी आ गया, तो तुम कह दोगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्यों? यहां अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की शर्त क्या है? क्या शर्त है? बोलो सभी। डिटर्मिनेंट ए बराबर 0, और ये अगली हेडिंग क्या डली है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसकी शर्त क्या है? डिटर्मिनेंट ए बराबर नहीं 0। अभी समझ में आ गया? अव्युत्क्रमणीय होगा, आ लगा होगा, तो सारणिक ए बराबर 0, और व्युत्क्रमणीय होगा तो सारणिक ए बराबर नहीं है 0 के। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इन दोनों नियमों के हिसाब से ये व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है? व्युत्क्रमणीय क्यों है? क्योंकि इसका सारणिक ए बराबर नहीं है 0। अगर 0 आ जाता तो अव्युत्क्रमणीय होता, बस। 0 आ गया तो अव्युत्क्रमणीय, नहीं तो ठीक है, 0 छोड़ के कुछ भी आए तो व्युत्क्रमणीय। समझ गए? सभी समझ गए? फॉर्मूला याद कर लेना है, सभी को कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाए। अगला नंबर है 16, सहखंडज आव्यूह किसे कहते हैं। बहुत आसान है, पहले व्यापक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला समझो, फिर मैं तुम्हें उदाहरण से भी बता दूंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक आव्यूह दिया है, क्या ये इसके व्यापक अवयव है? किस कोटि का आव्यूह है ये? तृतीय कोटि का वर्गाव्यूह। तो ये तृतीय कोटि का जो वर्गाव्यूह है, इसमें 9 अवयव है। A11 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर आपको कभी पेपर में सवाल देते हैं कि इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, तो पहले मैं परिभाषा सुना दूं कि किसी आव्यूह के सभी अवयवों के सहखंडों को निकालकर एक नया आव्यूह बनाया जाए और उस आव्यूह का परिवर्त कर दें, तो ऐसा करने से जो आव्यूह बनता है उसे क्या कहते हैं? सहखंड आव्यूह। कैसे? यहां पे समझाता हूं। जैसे ये आव्यूह है, ठीक है, अब इसका जो एडजॉइंट ए होगा, इसका जो सहखंडज आव्यूह होगा ना, एडजॉइंट ए, तो इसके 9 सहखंड बनेंगे क्या? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 2 C33। तो इसके 9 सेकंडों से बनाए आव्यूह। और अगर इसका कर दें परिवर्त, परिवर्त यानी ट्रांसपोज कर दें, इस पर होल्ड डैश कर दें, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को क्या बनाना पड़ेगा? कॉलम। तो ये कैसे आ जाएगा? C11 C12 C21 C22 और C31। तो मैं तो तुमसे ये कहूंगा कि यदि के बाद ये वाला तब यहां पे नोट कर लेना, ये मत लिखना, ठीक है। और इसको और समझा रहा हूं मैं,
मैंने जो परिभाषा यहाँ लिखी है वही बोली है कि नहीं बताओ। किसी वर्ग आव्यूह के सभी अवयवों के क्या निकालें और सेकंडों से इसको विस्थापित कर दें। सभी के अवयवों को हटा के क्या लिख दें, सेकंड। तो इस प्रकार प्राप्त आव्यूह का परिवर्त करने पर, ट्रांसपोज करने पर जो आव्यूह आता है वो क्या कहलाता है, सेकंड आव्यूह। अब एक सलाह देता हूं तुम्हें सवाल करने के लिए। जब हम लोग सवाल किया करेंगे तो इसके सेकंड निकाल लेंगे रो में। कैसे, पंक्ति में, रो में, R1 में, R2 में, R3 में निकाल लेंगे और लिख कैसे देंगे, कॉलम में। ये वाली लाइन नहीं लिखा करेंगे, सीधा सवाल हो जाएगा। रो में निकालो, किसको निकालो, सेकंडों को, और कैसे लिखो, कॉलम में। ठीक है, कभी भी कोई सारणिक दे दें तुम उसके रो में सेकंड निकाल के और अगर कॉलम में लिख देते हो क्रमागत, क्रम से, तो ऐसे जो आव्यूह मिलेगा उसे क्या कहते हैं, सेकंड। निरूपित किससे करते हैं, एडजॉइंट ए। इंग्लिश में नाम लिखा है, इंग्लिश में नाम के शुरू के 3 अक्षर क्या हैं, ए डी जे। तो ये ए डी जे क्या हो गया, इसका चिन्ह हो गया। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट बी या एडजॉइंट सी, जो भी है। समझ आ गया? कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछो। इतनी हेडिंग सबको आ गई समझ में, सेकंड समझ में आ गया। रो में निकालेंगे 9 अवयव, 9 सेकंड रो में निकालेंगे और कॉलम में लिख देंगे। परिभाषा क्या है, परिभाषा दोहराएं मेरे साथ। किसी आव्यूह के अवयवों के सेकंडों को लेकर बने आव्यूह का परिवर्त करने से जो आव्यूह बनता है उसे क्या कहते हैं। सरल भाषा में एक बार फिर दोहराएं। किसी आव्यूह के अवयवों का सेकंड से बना लो एक आव्यूह और उस आव्यूह का क्या कर दो, परिवर्त। तो जो आव्यूह बनता है उसे सेकंड आव्यूह का। समझाता हूं, गुण समझा रहा हूं। देखिए, सेकंड आव्यूह के गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनमें से कुछ ऐसे गुण बात नहीं सुनते हैं। एक तो जैसे आव्यूह के ये गुण लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ गुण हम लोग प्रूफ भी कराएंगे, प्रश्नावली में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। अभी इनको समझ लेते हैं। अगर ए का एडजॉइंट ए से गुणा किया जाए या एडजॉइंट ए का ए से गुणा करें, उसका मान क्या आएगा, साढ़े के गुणा आई एन। आई एन का मतलब है द्वितीय कोटि का होगा तो I2 हो जाएगा, तृतीय कोटि का होगा तो I3 हो जाएगा। वो तो आई एन कोटि के हिसाब से है। और आई एन नहीं लिखा हो, केवल आई लिखा हो तो भी चलेगा कि नहीं चलेगा, तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। सवाल के आप तो आई का मान 1 0 0 1, तृतीय कोटि में हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे। तो ये गुण समझ में आया। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर साढ़े के गुणा आई। दूसरा गुण बड़ा सरल है, ट्रांसपोज अंदर बाहर। एडजॉइंट में ट्रांसपोज अंदर बाहर कैसे, जैसे ये ए ट्रांसपोज यानी ए के परिवर्त का एडजॉइंट है तो इसको होल पावर में बाहर ले जा सकते हैं और एडजॉइंट ए का क्या लिख सकते हैं, ट्रांसपोज। तीसरे नंबर का गुण हमारा ट्रांसपोज जैसा ही है। जब तुम ए बी का होल डैश करते थे तो उसको क्या लिखते थे, याद आ रहा है, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो एडजॉइंट ए बी बराबर बी गुणा एडजॉइंट ए। ये बहुत काम का गुण है, इसके 3-4 सवाल आएंगे। अगर तुमसे कभी एडजॉइंट ए के सारणिक का मान पूछें तो तुम क्या करोगे, उसको सारणिक ए की पावर n-1 लिख दोगे। यहाँ सारणिक ए का मान 0 नहीं होना चाहिए और n क्या है, आव्यूह का क्रम। क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर सारणिक ए की पावर n-1। ठीक है, अगला 5वां पॉइंट देखिए, किसी विकर्ण आव्यूह का प्रतिलोम भी विकर्ण आव्यूह है। इसको जैसे मैं जरा एक उदाहरण से बता दूं।
कि एक विकर्ण आव्यूह अगर ले लिया ऐसा 0 B 0 0 0, तो ये विकर्ण में है कि नहीं है? विकर्ण आव्यूह है ना ये। तो अगर हम लेंगे तो वो भी क्या होगा? विकर्ण आव्यूह, प्रतिलोम नहीं होगा, सहखंड जाएगा यहाँ पे, सहखंड। प्रतिलोम वाला प्रतिलोम में आएगा, अभी तो सहखंडज वाला आएगा। तो किसी विकर्ण आव्यूह का सहखंडज आव्यूह भी क्या होता है? विकर्ण आव्यूह। अगर ए का मान विकर्ण में है तो इसके सहखंड आव्यूह एडजॉइंट ए का मान भी किस में आएगा? विकर्ण में आएगा। समझ गए? विकर्ण आव्यूह जानते हो? मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी अवयव क्या होते हैं? ऊपर के 0 तीनों और नीचे के 0। ठीक है, ये 4 5 प्रॉपर्टी है, इनको नोट कर लें। हेडिंग नंबर 18 है प्रतिलोम आव्यूह या व्युत्क्रम आव्यूह। तो किसी आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम चैप्टर 3 में भी बताया गया था, शायद तुम भूल गए हो, मैं रिपीट कर देता हूं। अगर दो आव्यूह इस प्रकार है कि ए का गुणा बी से करने पर इकाई आव्यूह या बी का गुणा ए से करने पर इकाई आव्यूह आता हो, तो ऐसे दोनों आव्यूह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह। प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूहों का गुणनफल सदैव क्या आएगा? आई आएगा, इकाई आव्यूह आएगा। अगर कोई भी दो आव्यूह का गुणा कर रहे हैं और इकाई आव्यूह आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? क्या ए बी का प्रतिलोम आव्यूह है और बी ए का प्रतिलोम आव्यूह है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रतिलोम आव्यूह निकालने का कि एक वर्ग आव्यूह ए, एक वर्ग आव्यूह ए जिसका व्यापक रूप क्या है? ए आई, उसका क्रम क्या है? n इंटू एन। ये प्रतिलोम को किससे निरूपित करते हैं? ए इनवर्स से। ए इनवर्स का फॉर्मूला याद कर लेंगे। क्या फॉर्मूला है ए इनवर्स का? 1 में सारणी के एडजॉइंट है, ये किसी आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह का सूत्र है। फिर से देखो एक बार, प्रतिलोम या व्युत्क्रम आव्यूह ए इनवर्स इक्वल टू 1 में सारणी के इंटू में एडजॉइंट। सारणी के कैसे आता है? आव्यूह का सारणिक बना के प्रसार करके। एडजॉइंट कैसे आता है? आव्यूह के सहखंड निकाल के कॉलम में लिख के, रो में सहखंड निकाल के कॉलम में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? सहखंडज आव्यूह एडजॉइंट ए। फॉर्मूला समझ में आ गया? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। एक शर्त लिखी है कि इसका तभी अस्तित्व होगा जब अपॉन में सारणी के का मान 0, अगर सारणी के बराबर नहीं है 0 के तो ए इनवर्स का अस्तित्व, अर्थात अगर सारणी के बराबर 0 नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रमणीय, यानी जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके, और जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके उसे क्या कहोगे? व्युत्क्रमणीय आव्यूह नहीं कहोगे। तो अगर ये 0 हुआ तो 1/0 क्या हो जाएगा? अनंत। अरे 1/0 अपरिभाषित होता है। अगर सारणी के का मान 0 हुआ तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। कौन? ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसके अस्तित्व होने के लिए क्या होना चाहिए? सारणी के 0 नहीं होना चाहिए, और सारणी के 0 नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो यहां से एक बात निश्चित हो गई कि किसी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कब? जब सारणी के का मान 0 नहीं होगा। कैसे याद रखोगे? अगर ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। इसलिए यहाँ सारणी के का मान 0 नहीं होना चाहिए। अभी मैंने तुम्हें फॉर्मूला नहीं लिखाया, ये वाला व्युत्क्रमणीय वाला, अभी तो बताया। ये क्या लिखा है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यदि सारणी के बराबर नहीं है 0 के। तो वही चीज तो बता रहा हूँ। ठीक,
समझ आ गया फॉर्मूला? कोई दिक्कत किसी को? अगली हेडिंग देखो, व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह के गुण है और है, सवाल भी आएंगे सिद्ध करने को, ये वाला आ जाएगा, ये भी सिद्ध करने में है। तो यहाँ पर जरा देख लें, जैसे अभी एडजॉइंट के अंदर ट्रांसपोज अंदर, क्या देखो ये ट्रांसपोज अंदर था बाहर चला गया था, इसी के अनुसार ये वाला याद कर लेना कि इनवर्स अंदर है तो बाहर हो जाएगा, बाहर है तो ऐसे याद कर लो। ठीक है। अच्छा ये भी तीनों एक ही कैटेगरी में है। देखो समरूपता दिखा देता हूं ना तो फॉर्मूला जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का डैश और एड जॉइंट ए बी बराबर एड जॉइंट बी गुणा एड जॉइंट ए, और ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। समझ गए? समझ गई? ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है। तीसरा, ए परिवर्त का परिवर्त ये होता है क्या? ए डैश का डैश ए, तो ए इनवर्स का इनवर्स भी। चौथा पॉइंट वही ट्रांसपोज अंदर बाहर, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स बराबर होल ट्रांस। चौथा पॉइंट ये मैंने बताया था, किसी आव्यूह को उसके प्रतिलोम आव्यूह से व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा कर दें तो क्या आता है? आई। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई। ये पांचवा पॉइंट, वही इनवर्स अंदर बाहर, ए इनवर्स का साणिक बराबर साणिक ए का होल इनवर्स। और ये लाइन कैसे आई बताओगे? घात क्या है? -1, अगर प्लस बनाएंगे तो 1 में चली आई। यही पॉइंट यहाँ पे दोबारा लिख गया है, इसकी जगह ये दोबारा लिख गया है, इसको काट देंगे और इसकी जगह लिख देंगे किसी विकर्ण आव्यूह का, किसी विकर्ण आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह भी क्या होता है? प्रतिलोम आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह होता है। समझ गए? चलो नोट कर लो। देखो अगली हेडिंग है, आव्यूह विधि द्वारा रेखीय समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन ही आएगा ऐसा जैसा, तो मैं दो चर में समीकरण दे देंगे। ये प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति में कितने समीकरण होंगे? 2, और उसमें 2 चर आएंगे, उनके हमको मान निकालने पड़ेंगे। और ये एक और लिखा है, ये क्या है? ये द्वितीय स्थिति है, इसमें कितने समीकरण दिए रहेंगे? 3। तो मान कितने निकालने पड़ेंगे? 3। कौन कौन से? एक्स वाई और जेड। पहले इसको समझ लो प्रथम स्थिति को। ये जो समीकरण हमको दिए जाएंगे चर एक्स और वाई में, इनको कहते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। और जब दो या दो से ज्यादा दो चर वाले रेखीय समीकरण देते हैं तो उसको कहते हैं समीकरण निकाय। तुमने 10th में भी पढ़ा होगा समीकरणों का निकाय। अब ये समीकरण निकाय को हल करके एक्स वाई निकालने का तरीका क्या है? तो समीकरण दिए गए हैं, उनकी तुलना किससे करवाएंगे? किससे तुलना करवाएंगे? ए एक्स इक्वल टू बी से तुलना करवा देंगे, और ए एक्स बराबर बी से तुलना कराएंगे तो यहां से एक्स का मान क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बी। तो जब इससे तुलना होगी ना इसकी, तो ये 3 मान आएंगे। कैसे आएंगे ध्यान से समझो। ए का मान तो बना इसके गुणांकों से, कैसे? A1 B1 A2 B2,
बन गया आव्यूह ए। ये जो तुलना हो रही है ना, ये तीनों क्या है? आव्यूह। ए क्या है? आव्यूह, कैपिटल बनाए। एक्स क्या है? आव्यूह। बी क्या है? आव्यूह। तो ए आव्यूह कैसे बना? बोलिए। गुणांकों के द्वारा। गुणांक A1 B1 A2 B2। अच्छा, एक्स एक है, ये कैसे बना? चर के द्वारा। चर कौन कौन है? दो है तो एक्स वाई, और तीन होते तो। यहाँ पे भी आप भी एक ही तुलना हुई है क्या? तो गुणांकों से ही बनाए क्या? ये देखना, चेक करना। A1 B1 C1 A2, यहाँ B2 आएगा। A2 B2 C2, और यहाँ पे B3। A2 B2 C2 और A3 B3 C3। गुणांक बन गए, चर बन गया। और बी कैसे बना बताओ? बराबर में जो लिखे हैं C1 C2, यहाँ पे बराबर में C1 C2 है ना, यहाँ पे बराबर में क्या है? D1 D2 और D3। इससे क्या बन गया? आव्यूह। क्या बना बोलो? आव्यूह बी से बना। एक्स किससे बना? चरों से। बी किससे बना? जो बराबर में दिए हैं नियतांक, उनसे क्या बना है? बी। समझ आ गया? अब क्या होगा? जब ये ए एक्स और बी निकल आएंगे, तो आव्यूह ए का प्रतिलोम आव्यूह निकालेंगे ए इनवर्स सवालों में, और एक्स का और ए इनवर्स का और बी का मान कहाँ रख देंगे? इस समीकरण 3 में। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, यहाँ पे इसको समीकरण 4 मान लेंगे, तो इसका मान इस समीकरण 3 में रख देंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। और इधर मान किस में रख देंगे? समीकरण 4 में। किस किस का? एक्स का, ए इनवर्स का और बी का। आई बात समझ में? ये अभी इसका व्यापक रूप तुम्हें समझाया गया है। इसके सवाल तो बिल्कुल ऐसे ही हल होगा, और पेपर में बहुत आता है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? नोट नंबर 20 है कि आव्यूह विधि के द्वारा रेखीय तो आव्यूह विधि से हल करना है, ये खास बात है, क्योंकि 12th क्लास में अगर क्वेश्चन आता है तो वो आव्यूह विधि से हल करने के लिए आता है। ठीक है। अच्छा, ऐसे समीकरण तुमने क्लास 10th में भी हल किए होंगे, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, या आलेखीय विधि, किसी से भी किए हो। यहाँ पर जो समीकरण है वो तुमको आव्यूह विधि से ही करना है। कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। या तो तुमको 2 चर में 2 समीकरण दिए जाएंगे, या तुमको 3 चर में 3 समीकरण दिए जाएंगे। पहले हम बात करते हैं 2 चर में जो समीकरण दिए जाते हैं उनकी। यहाँ पर ये समीकरण 1 और 2 में एक्स और वाई आ रहे हैं क्या? तो जब ऐसे समीकरण होंगे, हम उसकी किससे तुलना करा देंगे? ए एक्स बराबर बी से। ए एक्स बराबर बी से तुलना करके एक्स का मान क्या आया? ए इनवर्स बी। एक्स बराबर ए इनवर्स बी कैसे आया है? इससे मैं यहां निकाल के दिखाता हूं, तुमको समझाता हूं कैसे आया। देखो, ए एक्स इक्वल टू बी है। अब दोनों पक्षों में ए इनवर्स का गुणा कर दिया, ए इनवर्स का। ठीक है, अभी ए एक्स ब्रैकेट में रहेगा। अब साहचर्य नियम लगा देंगे, तो ये जो ब्रैकेट है ये पहले 2 पदों पे लग जाएगा। ब्रैकेट को खिसका सकते हैं, इसी नियम को साहचर्य नियम कहते हैं। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? क्या होता है ए इनवर्स इंटू ए? क्या होता है? आई। याद रखोगे तो सब सरल लगेगा। ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, इसकी जगह क्या रख देंगे? आई एक्स। इकाई आव्यूह का किसी से भी गुणा करें तो वही आव्यूह आ जाता है। अब समझ गए ये कैसे आया है? तो ए एक्स बराबर बी से तुलना करके सीधा सीधा क्या लिख देना? एक्स ए इनवर्स बी। अब यहां पर ये तीनों आव्यूह हैं, ये कैपिटल लेटर में कौन कौन? ए एक्स और बी। ये बने कैसे वो सीख लो। आव्यूह ए बनेगा इसके गुणांकों से। गुणांक एक्स के और वाई के क्या क्या हैं बताओ?
A1 B1 A2 B2 ये चारों गुणांक है कि नहीं है? तो आव्यूह की रचना किससे हुई? एक्स और वाई के गुणांकों से, चर के गुणांकों से। अब ये जो आव्यूह एक्स है ये किससे बना हुआ है? ये एक स्तंभ आव्यूह है और इसके स्तंभ में कौन कौन से चर आ रहे हैं? एक्स और वाई। तो ये दो चरों से बना हुआ है। आव्यूह बी कैसे बना? ये भी स्तंभ में बी बना है, बराबर में जो कांस्टेंट दिए हैं कौन कौन है? C1 और C2। तो बी का मान किससे बना है? C1 से और C2 से। आगे में ए कैसे बना? बोलिए। गुणांकों से। एक्स कैसे बना? चरों से। बी कैसे बना? बराबर में जो संख्याएं दी जाएं, जो भी कांस्टेंट दिए जाएं उससे बना है बी। ठीक है, अब आ जाओ, ये इसकी प्रथम स्थिति हो गई। और यहाँ पे ये क्या है? इसकी द्वितीय स्थिति। दूसरी स्थिति में कितने समीकरण दिए? 3। A1x+B1y+C1z बराबर D1। A2x यहाँ पे B2 होगा, B2y C2z। x B3y और C3z। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसकी भी AX बराबर B से तुलना करेंगे, और AX बराबर B से तुलना करेंगे तो X का मान क्या हो जाएगा? A इनवर्स B। A का मान आव्यूह का कैसे बनेगा? वही गुणांकों से, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 से आव्यूह A बन गया। X बनेगा स्तंभ आव्यूह कॉलम में। चर कौन कौन है यहाँ पे? 3 चर हैं, X और Y, X Y और Z। तो इन तीनों में ये X Y Z रख देंगे। और B का मान कैसे आएगा? बराबर में है D1 D2 D3। ठीक है, ये हो गया आव्यूह विधि द्वारा रेखीय समीकरणों का हल। अगली हेडिंग है रेखीय समीकरण निकाय का संगत तथा असंगत हल। देखो, संगत हल और असंगत हल क्या होते हैं पहले ये समझिए। संगत हल में दो परिस्थितियां होती हैं। संगत हल होगा अगर निकाय का या तो अद्वितीय हल है, यदि किसी दिए गए निकाय का अगर अद्वितीय हल है तो वो क्या है? संगत हल। या अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल है तब भी उसको क्या कहेंगे? संगत हल। और दूसरा क्या होता है? असंगत हल। असंगत हल कौन सा होता है? जब दिए गए निकाय का कोई हल नहीं है तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? असंगत हल। अब क्वेश्चन आएगा, तुमको आव्यूह ए दे देंगे, तो ऐसे समीकरण दे देंगे, इस प्रकार के ऐसे समीकरण दे देंगे, और तुमसे कहेंगे जांच करके बताइए कि इसका संगत हल है या असंगत हल। तो पहले तो तुम इसकी तुलना करा दोगे, इसकी तुलना करा दोगे तो तुम्हें आव्यूह ए मिल जाएगा कि नहीं दोनों से। और आव्यूह का क्या निकाल दोगे यहाँ पे? सारणिक निकालना आता है। सारणिक, आव्यूह को सारणिक में लिख के प्रसार कर दो तो आव्यूह का सारणिक आ जाता है। सवाल करें है ना? तो अगर सारणिक ए का मान क्या आता है? बराबर नहीं 0 के, तो निकाय का संगत हल होगा। अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाए तो निकाय का असंगत हल। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसे हम लोग इसके सवालों को जांच कर लिया करेंगे।